हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समीर भाटिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्लानिंग प्रोसेस। ओके, सो ये प्लानिंग प्रोसेस क्या है। देखो, एक बात तो मैं आपको पहले बता दूं, और इनफैक्ट मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूं, क्या कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। वो एक बात क्या है, मुझे बता सकते हो? वो एक बात जितने भी प्रोसेसेस में हमेशा याद रखनी है, क्या सर इसके अंदर हमें तो यही लग रहा है कि आप यही कहने वाले हो। बिल्कुल, जो आप सोच रहे हो मैं वही कहने वाला हूँ। इसके अंदर आपको सीरीज हमेशा फॉलो करनी है। सीरीज हमेशा फॉलो करनी है। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था, POSDC, प्लानिंग प्रोसेस, सॉरी मैनेजमेंट प्रोसेस, POSDC। सो दैट मीन्स जो वहां पर सीरीज फॉलो करी थी, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे ही प्लानिंग प्रोसेस के अंदर भी बेटा अगर आपको कोई सीरीज गिवन है, अगर क्या डेफिनेटली जो सीरीज गिवन है उस सीरीज को आपको चेंज नहीं करना है। जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे हम, चाहे वो प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग का प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस हमने पढ़ने हैं, हर प्रोसेस के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम सीरीज चेंज नहीं कर सकते बेटा। क्योंकि अगर आप सीरीज चेंज करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि सीरीज टूटेगी, सीरीज खराब होगी। आप चेंज करोगे तो उसका जो रेलिवेंस है वही खत्म हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स, राइट। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको सीरीज चेंज नहीं करनी है कभी भी। चलिए, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले प्लानिंग प्रोसेस। सर क्या ये प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर क्या एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि कई बार तो क्या होता है कि आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो ऑल्दो वैसे इतना हम मान नहीं सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आई नो कि आप सोच रहे हो सर अभी तो आप बोलने वाले थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, मैं बोलने वाला था, क्योंकि पहले ऐसा होता था, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं होता। अब ऑब्वियसली केस स्टडीज आती हैं, तो आपसे सिचुएशन कोई देखिए, वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, आपको एक केस स्टडी दे देगा और आपसे कहेगा कि इस केस स्टडी के अंदर आप फाइंड आउट करो कौन कौन से स्टेप्स कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं। मतलब किस लाइन से, लाइन कोट करो, किस लाइन से आपको पता लग रहा है कि जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो फॉलो हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि बेटा वहाँ पर फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, आपको इसी बात का ध्यान रखना है, इसी बात पे फोकस करना है कि प्लानिंग का प्रोसेस कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे लगेगा, उस टाइम पे फिर वो आंसर करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले आते हैं प्लानिंग के प्रोसेस पे। हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं। देखो, ये जो इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, ये प्रॉपर एक लैंग्वेज है, और जब आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको इस लैंग्वेज के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैं एक रफ आइडिया पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे लिखना है वो भी डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट मैंने कहा था कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में अपना आंसर किस तरीके से लिखना है, हाउ विल यू राइट द आंसर, ठीक है। चलो, सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट है। एक बार पहले प्लानिंग प्रोसेस की पूरी सीरीज बताता हूँ किस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। उस सीरीज को दिमाग में रखोगे, उस स्टोरी काइंड ऑफ फॉर्म में जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखोगे तो प्लानिंग प्रोसेस कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, देखो आप लेट्स सपोज आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि चलो यार अब इस बार की छुट्टियां आ रही हैं, अब तो खैर बेटा अभी सिचुएशन नहीं है बाहर जाने की, बट नॉर्मली आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कहीं बाहर जाना है, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। आप एक टारगेट सेट कर रहे हो, एक जगह सोच रहे हो कि मुझे इस जगह जाना है। लेट्स सपोज मुझे कश्मीर जाना है, मुझे औली जाना है, या मुझे हिमाचल जाना है, या मुझे चंडीगढ़ जाना है। सो ये सब क्या है? ये सब आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, एक टारगेट सेट कर रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, या इसको कुछ लोग प्रेमिसेस भी बोलते हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? देखो, मैं क्या बोलता हूँ, डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब एक लिटरल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ख्याली पुलाव। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो मैं वहाँ पिंजौर गार्डन है वहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक कराऊंगा। या लेट्स सपोज आपने गोवा प्लान किया है, यार मैं गोवा पे जाके ना बीच पे जाके ऐसे बैठ के फ़ोटो खिंचवाऊंगा, यार मैं बीच पे जाके ना मस्ती करूँगा, मैं बीच में जाके ये परचेज करूँगा, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाके ये वाली गाड़ी रेंट पे लूँगा या ये बाइक रेंट पे लूँगा। तो दिस इज़ डेवलपिंग प्रेमाइसेस। आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसा एक ख्याली पुलाव बना रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब आपने सारे दोस्तों ने प्लान किया तो आपने क्या सोचा कि यार हम जाएंगे कैसे, हम ट्रेन से जाएं, हम शिप से जाएं, हम कार से जाएं, हम अपनी अपनी बाइक्स लेके जाएं या एरोप्लेन से जाएं। सो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। आइडेंटिफाई कर रहे हो आपके कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। फिर इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने में क्या हुआ, आपने देखा कि देखो यार अगर हम शिप से जाएंगे तो हमें लेट्स सपोज 3 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगेगा आपने चेक किया वो लगेगा और इतने हमारे पैसे भी लग रहे हैं। यार अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो भी हमारा इतना टाइम लग रहा है और हमारे ये पैसे भी लग रहे हैं। यार अगर हम बस से जाएंगे तो हमारे इतने दिन लग जाएंगे और इतने पैसे भी लग रहे हैं। यार अगर हम बाइक से जाएंगे तो इतना पेट्रोल लग जाएगा, कार से जाएंगे तो इतना पेट्रोल लग जाएगा और टाइम भी बहुत लग जाएगा। यार अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हार्डली लेट्स सपोज जो भी आपका फेयर रहा होगा 4000 5000 यार इतना लगेगा, लेकिन हम सिर्फ 2 घंटे में गोवा पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली तो अल्टीमेटली आपका टाइम सेव हो रहा है। जब आपने आइडेंटिफाई किया उसके बाद आपने इवैल्यूएट किया। आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या तरीके हैं और इवैल्यूएट किया विच वन इज बेटर, कौन सा मेरे लिए बेटर है, कौन सा अच्छा है, क्या है, कैसे है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब आपने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो हम जाने की और आने की फ्लाइट करा रहे हैं, रिटर्न टिकट करा रहे हैं, हम जाएंगे भी एरोप्लेन से और हम आएंगे भी एरोप्लेन से। चलो जी, वेरी गुड, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जिस दिन जो आपने एग्जीक्यूट किया, जिस दिन का सोचा उस दिन की टिकट बुक करा दी सेलेक्ट करने के बाद और इम्प्लीमेंट कर लिया कि चलो अब तो एरोप्लेन से ही जाना है, उससे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉलोअप एक्शन। क्या वो प्रॉपर्ली वर्कआउट हो पा रहा है या नहीं, वो ठीक है या नहीं, सही तरीके से हम पहुंच गए या नहीं, हमने चेक किया हमारी टिकट्स प्रॉपर्ली कंफर्म है नहीं, ये सब। अब अगर मैं आपसे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को बात करूँ तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है बेटा। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन अगर लाइफ में कुछ करना चाहता है तो अपने दिमाग में सबसे पहले उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव बनाता है। वो ये सोचता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, मुझे ये काम करने हैं, ये टारगेट कंप्लीट करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं। दीज आर थिंग्स विच आर टू बी अचीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब डेवलपिंग प्रेमाइसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये कहता है कि हम अजम्पशंस बनाते हैं कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे या ये ऐसा होगा तो वैसे करेंगे, हम इतनी सेल करेंगे, इतना हमारा खर्चा आ जाएगा, हम ये चीज़ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप अपने बिजनेस के लिए जिस भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे, डिफरेंट जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे कि यार अगर लेट्स सपोज मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ या मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं बाहर से गुड्स उठा के फिर उसे मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है कि मैं इस पर्सन से खरीदूँ या उस पर्सन से खरीदूँ या उससे खरीदूँ, या मैं अगर मान लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा प्रोक्योर करना चाहता हूँ, मार्केट से पैसा लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है कि मैं यहाँ से पैसा लूँ, बैंक से पैसा लूँ, इक्विटी से रेज करूँ, डेट से रेज करूँ, प्रेफरेंस से रेज करूँ, बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। फिर कहता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव। फिर हमने देखना है कि विच वन इज़ बेटर। मैंने ये तो देख लिया था यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इवैल्यूएट नहीं किया था। फिर मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि यार इसका रेट कितना है, इसका कितना रिस्क है, इसका कितना परसेंट रेट है, इसका कितना परसेंट रेट है, इसका कितना परसेंट रेट है, और सबका रिस्क कंसिडर कर रहा हूँ, कौन से सोर्स में सबसे ज़्यादा रिस्क है मुझे। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जब सब कुछ इवैल्यूएट हो जाता है, इवैल्यूएट करने के बाद फिर मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ कि हाँ दिस इज़ बेस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्प्लीमेंट द प्लान। जब हमने सेलेक्ट कर लिया फिर हम उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने सेलेक्ट किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिर सारी चीज़ें उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए काम हो। और ये बहुत ज़रूरी है जो सबसे लास्ट में फॉलोअप एक्शन। बेटा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी काम कर लो, कितने भी प्लान्स ऑप्ट आउट कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, लेकिन जब तक आप फॉलोअप एक्शन नहीं करोगे, मतलब आप टाइम टू टाइम ये चेक नहीं करोगे कि जो आपने डिसाइड किया, जो आपने सेलेक्ट किया था, जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया था वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है नहीं, थिंग्स प्रॉपर्ली वर्कआउट हो रही है नहीं, चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान्स हो रही है नहीं। सो टाइम टू टाइम फॉलोअप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा एक बार थोड़ी सी नोट्स की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या कहाँ पे कैसे लैंग्वेज लिखी हुई है। सबसे पहले कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी यूनिट के लिए, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने के लिए होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। क्लियरली होना चाहिए, स्टेटेड होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है।
they give direction to all the departments. Department units then need to set their own objective within the broad framework of organization philosophy. देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन प्लान बन गया, अब उस मेन प्लान के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को देखते हुए आपको क्या प्लान फॉर्म आउट करना है, आपको क्या उस चीज़ को पूरा करने के लिए एक स्मॉल प्लान बनाना है कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे पूरी करनी पड़ेगी जो मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प कर रही हैं, ये आपको सोचना है। नेक्स्ट पे आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मैंने पहले ही बोला कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस समथिंग ख्याली पुलाव बनाना। क्या कहता है? प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। बेसिकली एक अनुमान लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, एक अपने माइंड में एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि ऐसा होगा, ये चीज़ हो सकती है। फिर कहते हैं मैनेजर्स रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। ऑब्वियसली कुछ अजम्पशंस लगाते हैं, जैसे होता है ना बेटा, जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो वो पहले से सोचते हैं कि इतनी सेल्स होगी तो क्या होगा, इतनी सेल्स होगी तो कितनी कॉस्ट लगेगी, इतनी सेल्स होगी तो कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सब इसी का पार्ट है। नेक्स्ट कहते हैं अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रीमिसेस। Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn. Assumptions वो base material हैं जिसके basis पे हमने plans बनाए। The premises or assumptions must be same for all and there should be total agreement on them all on them. Basically सभी उसको माने, ठीक है, सभी उस चीज़ को agree करें। फिर कहते हैं identifying alternative course of action। मैंने बता दिया once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them। अगर हमारे एजम्पशंस, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, हमारी एग्जाम्पशंस बन चुकी हैं, तो अगला स्टेप यही है कि जो हमारे जो चीज़ें उस पर एक्ट करना है हमें। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। जितने भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ अवेलेबल, उनको चेक करना चाहिए। द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी टेकन कुड बी ईदर रूटीन और इनोवेटिव। जो होना चाहिए वो थोड़ा बेस्ट होना चाहिए। एंड इनोवेटिव कोर्स मे बी अडॉप्टेड बाय इन्वॉल्विंग मोर पीपल इन शेयरिंग देयर आइडियाज़। लास्ट कहता है उसके बाद नेक्स्ट कहता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप है क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर। हर चीज़ के साथ अपने अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे, नुकसान, कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जिसको हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक करना है कि विच वन इज़ बेटर। In financial plan, the risk return trade-off is very common. The more risky the investment, higher return. Obviously हमें ये भी चेक करना चाहिए, जो जितना ज़्यादा रिस्की है वो उतना ज़्यादा हाई रिटर्न है, जो जितना कम रिस्की है उतना कम रिटर्न है। To evaluate the proposals, detailed calculations of earning per share, interest and dividend are made and decisions taken. So basically कह रहा है कि हमें जितने भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उनको इवैल्यूएट करना चाहिए अच्छे से, किसमें कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, किसमें कितनी इनकम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, क्या कहता है, दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग शुरू होती है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको और बोलूँगा, प्लानिंग के अंदर ये बात आप समझ के चलना, डिसीजन मेकिंग पॉइंट जो आता है, डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्दो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग तभी आता है जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखो, अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपने सोच लिया है कि मुझे लेट्स सपोज आपने सोच लिया कि मुझे जीप कंपस ही खरीदनी है, आपने सोच लिया मुझे एमजी खरीदनी है, या आपने सोच लिया मुझे किया ही खरीदनी है, या आपने सोचा है मुझे क्रेटा ही खरीदनी है, या आपने सोचा है मुझे ब्रेजा ही खरीदनी है। तो अगर आपने माइंड सेट में बना लिया कि मुझे यही गाड़ी खरीदनी है, तो आपके लिए बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हैं, उनका कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन अगर हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, हम सोचना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो कहता है दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड। ऑब्वियसली वो जो बेस्ट प्लान है वो हमें अडॉप्ट करना है। फिर कहता है द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। हमें वही प्लान सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए मोस्ट फीजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो और लीस्ट नेगेटिव पॉइंट हो उसके साथ। कहता है इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट एंड एट टाइम्स इंट्यूशन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेलेक्टिंग द मोस्ट वायबल ऑल्टरनेटिव। वो कहता है ऐसे में ना हमारे लिए इन सच केसेस में मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, उसकी जजमेंट बहुत मैटर करती है, और एट टाइम्स उसकी इंट्यूशन उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को लेके कि मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट साबित होगी, दैट इज़ व्हाट, राइट। नेक्स्ट कहता है इम्प्लीमेंट द प्लान। अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब आपने एक प्लान सेलेक्ट कर लिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। दिस द स्टेप वेयर द अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। फिर कहता है द स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, दैट इज
डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब आप वो कर रहे हैं जो करना चाहिए था. इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग द लेबर और एंड परचेज ऑफ मशीनरी. बेसिकली इस स्टेप के अंदर हम लेबर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मशीनरी अरेंज कर रहे हैं. फॉलोअप एक्शन, मैंने क्या बोला कि फॉलोअप एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. तो क्या कहता है, टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द schedule is also part of the planning process. क्या कहता है, to see whether the plans are being implemented, plans properly implement हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, activities properly perform हो रही नहीं हो रही है according to schedule, ये भी एक planning process का part है. फिर कहता है monitoring the plan is equally important to ensure that objectives are achieved. हमारे जो plans हैं उनको monitor करना, टाइम टू टाइम चेक करना equally important है ये इंश्योर करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं. ठीक है. बस बेसिकली तो मुझे यही डिस्कस करना था आपके साथ, ये जो हमारा प्लान है इसका प्रोसेस. और सेकेंडली मैं आपको ये कह रहा था कि इसका भी मैंने कुछ एक स्लैंग बनाया है, वो स्लैंग मैं अभी इस वीडियो में तो आपको नहीं दूंगा. आई विल ट्राई कि या तो मैं इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूँ, अपनी जो मेरा ब्लॉग है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.